चलो डे 2 स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आज अपना टॉपिक रहने वाला है वाई डज स्टॉक प्राइस गोज़ अप एंड डाउन इन द स्टॉक मार्केट। प्राइस जो है वो अप क्यों जाती है या फिर डाउन क्यों जाती है, उसके पीछे की जो थ्योरी है वो आज समझने वाले हैं। तो बेसिकली प्राइस अप और जाने के पीछे जो थ्योरी है उसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी। पूरे स्टॉक मार्केट का सबसे बेसिक यही होता है कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी से ही पूरा चार्ट बनता है और पूरा मार्केट चलता है। तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले बेसिकली अपन समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई। तो जनरली अपन डे टू डे लाइफ में भी अगर बात करें तो किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस घटेगी। ये तो अपन को बेसिकली पता ही है। कोविड के टाइम पे देख सकते हो कि सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड कितनी ज़्यादा थी तो उनकी प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी, मास्क कितने महंगे मिल रहे थे। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा उसी तरह स्टॉक्स की भी सेम सिचुएशन है। डिमांड जैसे ही किसी भी स्टॉक की बढ़ेगी तो उसकी प्राइस अप जाएगी, और जब भी प्राइस अप जाएगी तो उसकी वजह से ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो डिमांड की वजह से प्राइस अप जाएगी और प्राइस अप जाएगी तो ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो एक तरीके से आप ये ऐसे नोट्स बना सकते हो, व्हेन एवर डिमांड्स इंक्रीजेज प्राइस गोज अप एंड देन it leads to formation of green candle। ठीक है। नेक्स्ट सप्लाई में इसका अपोजिट हो जाएगा। सप्लाई जब भी बढ़ेगी तो प्राइस गोज डाउन और फॉर्मेशन ऑफ रेड कैंडल। तो बेसिकली इंट्रो हो गया ये। तो अब इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे कि कोई भी कैंडल है तो ग्रीन कैंडल है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ऑलवेज हायर देन द ओपनिंग प्राइस होनी चाहिए, तभी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो जो क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। देसी भाषा में आप ये भी सोच सकते हो कि ग्रीन कैंडल बनी ही तब होगी जब उसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज़्यादा हो। तो इससे अपन को पता चल जाएगा सीधा सीधा कि ग्रीन कैंडल जब भी बनती है तो उसमें क्लोजिंग और ओपनिंग का जो डिफरेंस रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अब एक स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ने वाले हैं कि जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं वो, या फिर जो भी बैंक्स फंड मैनेज करते हैं वो, ये सब लोग जब भी स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपन लोग जो हैं उनको रिटेलर बोल सकते हैं। तो अपन रिटेलर जो हैं बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स लगाते हैं। 5 क्वांटिटी हो गया, 10 क्वांटिटी हो गया, 50 क्वांटिटी हो गया, 100 क्वांटिटी हो गया। किसी भी स्टॉक को मान ले ख़रीदना है तो अपन इस हिसाब से ख़रीदते हैं। पर ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये अपने जैसे छोटे छोटे ऑर्डर्स नहीं लगाते हैं, ये बहुत बल्क में ख़रीदते हैं किसी भी चीज़ को जब इनको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है। लाइक 1000 स्टॉक्स ख़रीद लिए, 10,000 स्टॉक्स ख़रीद लिए, इस हिसाब से ख़रीदते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये इतने बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं किसी एक फ़िक्स प्राइस पॉइंट पे, ऐसा तो है नहीं कि अपन क्या करते हैं जब भी ऑर्डर लगाते हैं तो अपन चार्ट खोल के बैठ जाते हैं और पूरा देखते रहते हैं कि प्राइस कब ऊपर कब नीचे जा रही है। बेसिकली ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ़िक्स प्राइस पॉइंट पे अपना वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वो जब ट्रिगर होती है प्राइस तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो जब एग्जैक्टली प्राइस इनके जो सेट टारगेट होता है उसको ट्रिगर करती है, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जितना बड़ा ऑर्डर होता है वो पूरा का पूरा, मान लो 10,000 का ऑर्डर है, 10,000 स्टॉक्स का क्वांटिटी का, तो पूरा का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, उससे पहले ही प्राइस पुल बैक ले लेती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से ग्रीन कैंडल बन जाएगी यहाँ पे। पर होता क्या है कि जो ये पार्ट है बॉटम वाला पार्ट, इस पार्ट में जो ऑर्डर्स थे वो पूरी तरह एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स बच जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। अब वो एग्जैक्टली अपन समझते हैं कि कैसे रहते हैं। जैसे अपन ने कल क्या पढ़ा था, अपन ने कल एक चीज़ पढ़ी थी,
बेसिकली अपन ने एक पैटर्न पढ़ा था कि मान लो ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद में ये बेस कैंडल है, देन ये ग्रीन कैंडल है। तो अब ये जो डिमांड सप्लाई की थ्योरी है इसको इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि प्राइस पहले नीचे आती है, फिर ये जो जोन है बेस कैंडल का जोन, अब इसको बेस कैंडल बोलते हैं। ये कल अपन ने देखा था कि एक्चुअली में बेस कैंडल होती क्या है, ठीक है। तो आज और डिटेल में अपन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली बेस कैंडल होती क्या है, एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, ये सब चीज़ें आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो एरिया होता है बेस कैंडल का एरिया, इस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अभी ये चीज़ बिल्कुल नई लग रही होगी और इसका क्या सिग्निफिकेंस है पेंडिंग ऑर्डर्स का, वो आगे अपन को पता चलेगा। तो अभी सिर्फ इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से तो एक्चुअली ओरिजिन हुआ है इस पूरे मूवमेंट का। तो ये जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है ये एग्जैक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस एरिया से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे कोई बड़ा ऑर्डर होगा और यहाँ पे बड़ा ऑर्डर होगा, वो एग्जीक्यूट हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी है। और ये ग्रीन कैंडल अगर बनी है तो यहाँ पे बड़ा ऑर्डर था, तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेनिंग होंगे। तो ये इसीलिए जो ये जोन है, इस जोन को क्या बोलते हैं अपन, इस जोन को बोलते हैं डिमांड जोन। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सेलिंग जोन में। अगर मान लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ऐसे मान लो ये ग्रीन कैंडल है, देन आफ्टर रेड बेस है और ये अपनी रेड लेग आउट कैंडल है। लेग आउट क्या होती है, लेग इन क्या होती है, ये भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बता दूंगा। बेसिकली ये अगर पैटर्न अपन को कहीं दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले ऊपर गई, फिर इस एरिया में फाइट हुई बायर्स और सेलर्स की, बायर्स एंड सेलर्स। अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया में बायर्स और सेलर की फ़ाइट होती है और जो फाइट का रिजल्ट रहता है उसको नेक्स्ट कैंडल बताती है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, इसका मतलब सेलर्स जीत गए हैं फाइट और सेलर्स ने प्राइस को कम कर दिया है। तो बेसिकली ये जो एरिया है, तो इस एरिया में कौन से ऑर्डर पेंडिंग होंगे, सेलिंग के या बाइंग के? एग्जैक्टली सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे। सिंपल सी चीज़ है, सेलिंग अगर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इन रिज़ल्ट, तो सेलिंग के ही ऑर्डर पेंडिंग होंगे वहाँ पे। और अगर यहाँ से रिज़ल्ट बाइंग का ज़्यादा निकला है तो बेसिकली यहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। चलो ये चीज़ आगे और डिस्कस करेंगे, अभी स्टार्ट हुआ है बस। तो नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट अपन एक फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट क्या है कि अपन जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो एक चीज़ होती है कि जब भी अपन को कोई शेयर खरीदना होता है तो अपन को, अगर मान लो एक्स प्राइस पे कोई शेयर खरीदना है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसी एक्स प्राइस पे हमें बायर चाहिए। सॉरी, बायर तो अपन है, खरीदना है, तो अपन को सेलर चाहिए। समझ गए? तो ये एक फैक्ट है कि अपन को जब कभी, तो बात अपनी ये चल रही थी कि डील जो है बाइंग और सेलिंग की वो तभी होगी जब बायर और सेलर म्यूचुअली एग्री हो। डील तभी होगी जब बायर एंड सेलर म्यूचुअली एग्री हो। देख रहे हो खतरनाक इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे ही बने हैं भाई मेरे नोट्स, तो तुम लोग देख लेना। तो बेसिकली ये अपना फैक्ट हो गया। फैक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को। तो एक जगह पे सारी चीज़ें इकट्ठा करके बता रहा हूँ, तो पीस बाय पीस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वो लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। फाइनली जब सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगी तो बहुत सही रहेगा। तो अब अपन एग्जैक्टली समझने वाले हैं कि जो ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है,
उसमें उसको भी अलग अलग क्लासीफाई करेंगे और ये पढ़ेंगे कि कौन सी एक्साइटिंग होती है, कौन सी बेस कैंडल होती है। एक चीज़ तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि जो लेंथ ऑफ कैंडल है वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है। कोई किसी की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी की लेंथ कम होती है, तो उससे अपन को क्या फ़ील आनी चाहिए, हर चीज़ की फ़ील क्या कैसी आनी चाहिए वो अपन देखने वाले हैं। हर चीज़ में, हर कॉन्सेप्ट में अपन को फ़ील पे फोकस करना है। तो फ़िलहाल जब भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कैंडल होता है तो उसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर जो है वो सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा है। टेक्निकली अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बायर्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ़ सेलर्स। ठीक है, तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि मान लो ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल का मतलब ही है ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस। तो अपन को एक चीज़ तो पता है कि बायर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं सेलर से, तभी ये बनने वाली है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बायर्स जो है वो 1 लाख है और नंबर ऑफ़ सेलर्स जो है वो 50,000 है। तो मान लो ये कैंडल बन गई, ठीक है। तो ये एक ग्रीन कैंडल बनी क्योंकि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ बायर्स एग्जांपल के लिए 1 लाख मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ़ सेलर्स यहाँ पे 50,000 है। तो 50,000 तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और बाकी जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। एग्जैक्टली सेम अपन रेड कैंडल में देख सकते हैं कि मान लो ये एक रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल में क्या होने वाला है, ये ओपन होने वाली है, ये क्लोज होने वाली है। देन यहाँ पे सेलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, किससे, बायर्स से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अपन नंबर ऑफ़ सेलर्स कर सकते हैं 1 लाख और अपन यहाँ कर सकते हैं नंबर ऑफ़ बायर्स 50,000 ऑपोजिट। अब ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई। अब एक नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ कि कोई कैंडल है इतनी सी और कोई कैंडल है इतनी बड़ी, तो इससे क्या समझना है। तो इससे अपन को समझ में ये आना चाहिए कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है वो बताता क्या है एग्जैक्टली। तो वो बताता है डिफरेंस इन बाइंग एंड सेलिंग, या फिर अपन देसी भाषा में सोच सकते हैं प्राइस में कितना इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस वर्ड से अपन को समझना है कि बाइंग और सेल जो ओपन और क्लोज प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस हुआ है। उसी से अपन को इम्बैलेंस वर्ड से वही फील आनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो इसमें मान लो कि नंबर ऑफ़ बायर्स जो है वो 1 लाख है और नंबर ऑफ़ सेलर जो है वो है 50,000। तो इसमें नंबर ऑफ़ बायर्स 1,50,000 और नंबर ऑफ़ सेलर्स वही सेम 50,000। तो समझ रहे हो कि डिफरेंस जो है वो इसमें बढ़ गया है। बायर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक्सप्लोजिव मूवमेंट आया है प्राइस के अप मूव में और एक एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल बनी है। ओपोजिट अगर रेड कैंडल में देखेंगे तो रेड कैंडल में भी वही चीज़ है कि अगर छोटी रेड कैंडल में भी वही चीज़ है। ये छोटी रेड कैंडल, ये बड़ी रेड कैंडल। अब इसमें वही गणित लगा लो वापस कि यहाँ पे जो सेलर हैं वो 1 लाख है और बायर जो है वो 50,000 है। यहाँ पे जो सेलर है वो 1.5 लाख है और यहाँ पे जो बायर है वो सेम 50,000 है। ये एग्जांपल के लिए अपन को समझना है। एग्जैक्टली कहीं लिखा नहीं होता है कि इस कैंडल में इतने बायर है, इस कैंडल में इतने सेलर्स है, पर एग्जैक्टली अपन को फील ये आनी चाहिए कि बड़ी कैंडल है, इसका मतलब मेजर मूवमेंट हुआ है प्राइस में, एक्सप्लोजिव मूवमेंट हुआ है, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है सेलर्स और बायर्स में। अगर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ग्रीन कैंडल एक्सप्लोजिव और सेलर्स बहुत ज़्यादा है तो रेड कैंडल एक्सप्लोजिव। तो ये चीज़ हो गई एक कि लेंथ ऑफ कैंडल से अपन को क्या समझना है। देन प्राइस सिर्फ तभी ऊपर या नीचे जाएगी जब बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस होगा और इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो इस स्टेटमेंट से अपन को क्या समझना है कि प्राइस में
मूवमेंट ही तभी होगा जब बायर्स और सेलर्स में इम्बैलेंस होगा। अगर किसी पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स एग्जैक्ट सेम है तो प्राइस ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, बिकॉज जितने बायर्स है उतने सेलर है, तो प्राइस का ऊपर जाना नीचे जाना कुछ मतलब ही नहीं है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ कैंडल क्लियर हो गया अपना। नेक्स्ट अपन आते हैं कि एक्साइटिंग कैंडल, अगर कहीं मैं बार बार यूज़ करूँ वर्ड एक्साइटिंग कैंडल तो उससे आपको क्या फील आना चाहिए, क्या समझना है, व्हाट इज़ एक्साइटिंग कैंडल बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये नॉर्मल है, ये भी ग्रीन है बट एक्साइटिंग है। ठीक है, ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल है, ये एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल है। तो ये अपन को कैसे समझ आ रहा है, ये अपन को समझ आ रहा है इसकी लेंथ से, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, रेंज, कि इसकी जो कैंडल की रेंज है वो इतनी है और इस कैंडल की रेंज इतनी है। विक टू विक पोर्शन को रेंज बोलते हैं, कंप्लीट जो लेंथ होती है उसको। तो रेंज से अपन डिसाइड करने वाले हैं, रेंज से प्रॉपरली डिसाइड नहीं करने वाले हैं, एग्जैक्टली रेंज से नहीं पता चलेगा कि एक्साइटिंग है या फिर नॉर्मल है, वो अपन को आगे और क्लियर हो जाएगा। पर बेसिकली अपन को पता ये होना चाहिए कि जो कैंडल प्राइस में बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करे वो होने वाली है ग्रीन एक्साइटिंग, और जो छोटा इम्बैलेंस क्रिएट करे वो होने वाली है नॉर्मल ग्रीन। बेसिकली यही सेम चीज़ रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। रेड अगर कैंडल होती तो प्राइस में थोड़ा सा नीचे आई है नॉर्मल होगी, और बहुत ज़्यादा नीचे आई है प्राइस तो होगी रेड एक्साइटिंग। उसके बाद में अब एग्जैक्टली अपन डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज़ एक्साइटिंग कैंडल एंड व्हाट इज़ बेस कैंडल। तो बहुत लोगों को क्या है कि सर कितनी बड़ी होनी चाहिए तो अपन उसको एक्साइटिंग बोलेंगे, सर कितनी छोटी होनी चाहिए तो अपन को उसको बेस कैंडल बोलेंगे। तो बेसिकली अपन एक डेफिनेशन बनाने वाले हैं टेक्निकली। तो इधर लिख लेते हैं अपन एक्साइटिंग कैंडल, इधर लिख लेते हैं बेस कैंडल। तो बेसिकली एक्साइटिंग कैंडल जो होती है उसमें जो बॉडी पार्ट होता है, बॉडी पार्ट इज ऑलवेज मोर देन 50% ऑफ विक टू विक लेंथ। अभी बस लिख लो, अभी समझा दूंगा क्या चीज़ है ये। इसमें क्या होता है, बेस कैंडल तभी बेस कैंडल बोली जाएगी जब जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट इज़ ऑलवेज लेस देन 50% ऑफ विक टू विक लेंथ। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, तो इसमें ये विक टू विक चीज़ तो ये हो गई विक टू विक लेंथ, और इस विक टू विक लेंथ में बॉडी का पोर्शन है इतना, तो ये अपन को देखते ही पता चल रहा है कि ये मोर देन 50% है, तो ये क्या हो गई एक्साइटिंग कैंडल। अब बेसिकली बेस कैंडल की बात करें तो मान लो ये एक बेस कैंडल है, तो बेसिकली ये इसकी विक टू विक रेंज है, उसमें जो बॉडी वाला पोर्शन है वो है ये इतना सा, तो ये देखते ही पता चल रहा है कि लेस देन 50% है, तो ये होगी बेस कैंडल। तो ये चीज़ है बेस कैंडल और ये चीज़ है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ है कि बेस कैंडल में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि बेस कैंडल से किसको बेस बोलें किसको ना बोलें। किसी में लगेगा कि सर 50 से ज़्यादा है या 50 के लगभग है या 50 से थोड़ा कम है, तो ये अपन को बहुत कन्फ्यूज़न होगा। तो बेस कैंडल का कन्फ्यूज़न सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो जो अपन को चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है, फील लेनी है, तो एग्जैक्टली जो बेस कैंडल है उसको समझते हैं।
और बेस कैंडल को समझने के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि ये भी अगर बेस कैंडल है तो इसमें बायर्स जो है वो 50,000 है और इसमें सेलर जो है वो 55,000 है। थोड़ा सा हुआ ना डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट हुआ है, इसीलिए ये बेस कैंडल बनी है, एक्साइटिंग नहीं बनी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल हो गई, बेस है, ग्रीन बेस है, इसमें बायर्स मान लेते हैं 55,000 है, बट सेलर्स जो है वो 50,000 है, तो हल्का सा बायर साइड में प्रेशर है, तो ये ग्रीन बेस कैंडल हो गई। अब ये जो बेस कैंडल है ना, इसका बेस कभी कभी अपन को बहुत पतला दिखेगा, कभी मोटा दिखेगा थोड़ा, कभी और थोड़ा मोटा दिखेगा, पर अपन को कंपेयर करना है विक से। और पहली चीज़ तो विक से कंपेयर करना है, और दूसरी एक स्पेशल चीज़ आती है जो कि प्रैक्टिकल चीज़ है। प्रैक्टिकल ये है कि अगर कोई बेस कैंडल की रेंज में अपन को कोई एक्साइटिंग कैंडल मिले लाइक दिस, कि ये तो सर बेस कैंडल है, क्लियर है सर, पर ये तो सर मोर देन 50% है बेस, विक टू विक लेंथ से मोर देन 50% है सर, इसको तो हम एक्साइटिंग बोलेंगे। तो प्रैक्टिकली अपन अगर चलेंगे तो अपन को एक चीज़ ये समझनी है कि अगर ये बेस कैंडल है और ये एक्साइटिंग कैंडल इस बेस कैंडल से ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर पा रही है, इसी की रेंज में छोटी सी बिल्कुल एक जिसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं निकल रहा है वैसी अगर कैंडल बना रही है, तो ये एक्साइटिंग कैंडल बोलने की जगह अपन को इसको कहाँ इंक्लूड करना है, बेस कैंडल की कैटेगरी में। तो ये अपन को समझ आना चाहिए, प्रैक्टिकली भी सोचना है अपन को, सिर्फ थ्योरी पे नहीं रहना है कि मोर देन 50 लेस देन 50, वो तो एक बेसिक है। अब बेसिक से अपन को एडवांस में भी जाना है, एडवांस में अपन को ये सीखना है कि एग्जैक्ट अगर उसी की रेंज में अपन को एक्साइटिंग लग भी रही है थोड़ी बहुत, तो उसको भी अपन को प्रैक्टिकली बेस कैंडल ही अज्यूम करना है, ठीक है। बाकी अपन चार्ट पे बहुत ज़्यादा अगर अपन डिस्कशन करेंगे ना, तब अपन को समझ आएगी चीज़ें। अभी के लिए बस इस पॉइंट को लिख देना कि प्रैक्टिकली भी कंपेयर करना है। आसपास की कैंडल से, ये ऐसा आसपास का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जब भी अपन जोन मार्किंग करेंगे ना, तो जब भी अपन को जोन मार्किंग में बेस कैंडल पता होनी चाहिए कहाँ है और कैसी है, तो वहाँ अपन बेस के पास में अगर छोटी सी एक्साइटिंग भी दिखेगी तो उसको भी बेस अज्यूम करेंगे, तो ये चीज़ तब काम आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अपन सम अप कर लेते हैं कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का सिग्निफिकेंस है नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स, एंड रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स। बट बेस कैंडल का सिग्निफिकेंस है कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये बेसिकली नोट्स में ऐड कर लेना जो भी मैंने बोला है अभी, ठीक है। 3 पॉइंट, क्या क्या 3 पॉइंट। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है नंबर ऑफ बायर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सेलर्स। रेड एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है नंबर ऑफ सेलर्स इज़ वे बेटर देन या मोर देन द नंबर ऑफ बायर्स। और बेस कैंडल का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब एक रामबाण दे देता हूँ, रामबाण तो क्या है, मतलब बेसिकली जब भी कन्फ्यूज़न हो बेस कैंडल है कि नहीं डिसाइड करने में, तो हमें सीधा आसपास की कैंडल से कंपेयर करना है, रूल पे जाना ही नहीं है। जब भी कन्फ्यूज़न हो तो आसपास की कैंडल्स देखो। लाइक एक पैटर्न बनाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है,
ये एक एग्जांपल है। तो अगर इस एग्जांपल को अपन ध्यान से देखेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर इसमें एक बेस कैंडल है। अगर कोई पूछे कितनी बेस कैंडल है, तो कोई बोलेगा सर इसमें तो सिर्फ एक बेस कैंडल है, जो प्रॉपर एकदम रट्टूत होता है कि सर ने रूल जो बताया उसके अकॉर्डिंग हमें तो एक ही बेस कैंडल दिख रही है। क्या बोलेगा वो? नंबर ऑफ बेस कैंडल्स। तो आधे लोग बोलेंगे कि एक है सर, आधे लोग बोलेंगे सर ये भी है और ये भी थोड़ी थोड़ी लग रही है, दो है। कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो है ही, और ये और ये और ये तीनों भी सर इसी की रेंज में है ओवरऑल। तो सर हम इन तीनों को साथ में मिला के टोटल 4 बोलेंगे बेस कैंडल। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे एडवांस बंदा तो वही हुआ जो 4 बोलेगा। बिकॉज अभी इतनी देर से मैं चिल्ला के यही चीज़ तो बता रहा हूँ कि अगर बेस कैंडल के आसपास की कैंडल्स उसी की रेंज में एक्साइटिंग लग रही है तो वो भी बेस कैंडल मानी जाएगी। तो ये अपन को कंपेयर करना है किससे? इससे और इससे, कि ये कितनी एक्साइटिंग है और ये कितनी एक्साइटिंग है। उसके कंपेयर में ये अगर बिल्कुल बेस लग रही है तो अपन को माननी है। प्रैक्टिकली यही तो पढ़ना है अपन को। कब तक अपन उसी फार्मूले से कुछ भी अचीव नहीं होगा। अपन को प्रैक्टिकली और फील करके पढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ आएगी और चीज़ें जब चार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो काम करेगी। तो अपन को ये फंडा क्लियर रहना चाहिए अब से, बेस कैंडल वाला। अब एक और तगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तगड़ा कॉन्सेप्ट ये है, अपन ने पहले बात करी थी ना पेंडिंग ऑर्डर्स वाली, उसी पे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। डिस्कशन ये है कि बेस कैंडल जब भी बनती है तो अपन को क्या फील आनी चाहिए। तो बेस कैंडल का मतलब ही है कि उस एरिया में बायर्स और सेलर्स जो है उनके बीच में फ़ाइट हो रही है। फ़ाइट इन द सेंस कि बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं, कि बायर्स बोल रहे हैं मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊंगा, सेलर्स बोल रहे हैं मैं प्राइस को नीचे लेके जाऊंगा। और उस एरिया में जब फाइट चलती रहती है और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता है तो उसका जो चार्ट में प्रेजेंटेशन होता है वो होता है एज अ बेस कैंडल। तो बेस कैंडल देख के अपन को फील आनी चाहिए कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट हुई है। ठीक है, अब फाइट होती है, एक बेस बनेगी, 2 बेस बनेगी, 3 बेस बनेगी, होती रहती। एट द एंड कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना फाइट का, या तो बायर्स जीत जाएंगे या सेलर्स जीत जाएंगे। तो बेसिकली जो भी नेक्स्ट कैंडल होगी बेस कैंडल के, जो बेस के नेक्स्ट कैंडल होने वाली है, 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं। या तो भाई सेलर जीत गए या फिर बायर जीत गए, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली अपन को समझ ये आया कि सिग्निफिकेंस क्या है बेस का। बेस को देख के फील क्या आनी चाहिए, कि बेस को देख के फील ये आएगी कि यहाँ पे हो रही है बायर्स और सेलर की फ़ाइट, और इस फाइट का रिज़ल्ट निकला है कुछ टाइम बाद एक्साइटिंग रेड कैंडल। तो इससे अपन को ये पता चल रहा है कि ये फाइट में सेलर्स जीत गए। सेम चीज़ इसमें फ़ाइट हुई और फाइनली कौन जीता? फाइनली जीते हैं बायर्स, तो वो बना दिए ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। तो ये चीज़ अपन को समझ आ गई कि बेस कैंडल का मतलब है बायर्स और सेलर्स के बीच की फ़ाइट। अब ये तो एक चीज़ हो गई। अब इसका नेक्स्ट एडवांस पॉइंट ये है कि जो भी बेस कैंडल है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, वापस से बता रहा हूँ कि जो भी बेस कैंडल है वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब वो पेंडिंग ऑर्डर्स बाइंग के है या सेलिंग के, वो उसके जस्ट बाद में जो पार्टी जीती है, जैसे बाइंग पार्टी जीती है तो बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर से, सेलिंग पार्टी जीती है तो सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर से। तो यहाँ पे जल्दी बताओ किसके पेंडिंग ऑर्डर है? यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है अपने सेलिंग के, और यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है अपने बाइंग के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि पेंडिंग ऑर्डर्स, ये थ्योरी ही तो अपन को पूरा ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी। इसी के बेसिस पे तो अपन ट्रेडिंग करेंगे। तो अपन को बहुत अच्छे से ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ एज ए स्टेटमेंट, तो आपको नोट्स में इंग्लिश फॉर्मेट में लिखनी है, तभी वो चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो याद आएगी।
एक बार वीडियो देख लोगे तो वो चीज़ें सारी गायब हो जाएगी कुछ टाइम बाद। तो परमानेंट याद करना है तो उसको एक बार लिख लो इंग्लिश में, व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। तो बेसिकली बेस कैंडल से अपन को सबसे पहले बेस कैंडल देखते ही समझना है कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई है। देन उसके नेक्स्ट में देखना है कि कौन सी कैंडल बनी है, रेड एक्साइटिंग बनी है या ग्रीन एक्साइटिंग बनी है। उससे अपन को पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है फाइट को। देन ये पता चल जाएगा कि जो पार्टी जीती है उसी के पेंडिंग ऑर्डर से किस एरिया में पेंडिंग ऑर्डर है बेस कैंडल के एरिया में। तो ये हमेशा याद रखना है, पेंडिंग ऑर्डर्स बेस कैंडल के एरिया में है। आगे चल के ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली पेंडिंग ऑर्डर्स बेस कैंडल के अंदर भी कहाँ पे होते हैं, वो भी आगे अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो अभी के लिए अपना फोकस इतना ही है कि बेस कैंडल के बारे में अपन को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो अपन ने देख ली, ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को बतानी थी आज, लेकिन आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है। तो बेसिकली अपन जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ी है वो एक बार रिव्यू करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बड़ा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और 30 दिन में अगर अपन को बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी है तो अपन बहुत छोटा अगर वीडियो बनाएंगे तो वो हो नहीं पाएगी सारी चीज़ें कवर। बेसिकली मेरा टारगेट है कि 30 डेज़ में इतनी चीज़ें तो मैं पढ़ा दूँ कि आप आफ्टर 30 डेज़ उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके रियल मार्केट में ट्रेड लेना स्टार्ट कर पाओ। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें बचेगी, उनको भी मैं नेक्स्ट आगे आफ्टर 30 डेज़ बताऊंगा। उनके लिए भी वीडियोस प्लान करूंगा जो कि एक बेसिक स्ट्रेटजी को एडवांस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो फ़िलहाल रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले अपन ने क्या देखा, यहाँ से अपना डे 2 स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि प्राइस ऊपर या नीचे क्यों जाती है। अगर आप गूगल पे जाके देखोगे, ये सर्च करोगे कि वाई स्टॉक प्राइसेस गोज़ अप एंड डाउन, तो पूरे टॉप 10 जो भी आर्टिकल्स होंगे उनमें एक ही चीज़ बार बार लिखी होगी कि डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी की वजह से जाते हैं। ये रियल लाइफ में भी काम करती है। कोविड का एग्जांपल मैंने लेके बताया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि एग्जैक्टली पेंडिंग ऑर्डर्स होते क्यों हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स के पीछे की क्या थ्योरी है। तो वो थ्योरी मैंने बताई कि बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बल्क में ऑर्डर करते हैं। और बल्क में ऑर्डर करते हैं तो एक साथ पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, पार्शियली एग्जीक्यूट होता है। तो वहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बच जाते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर बच जाते हैं तो वो वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेनिंग बचते हैं। और हम लोगों को करना क्या है एग्जैक्टली, हम लोग ट्रेडिंग में यही करते हैं कि उन पेंडिंग ऑर्डर्स को एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्टली पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ पे है और कहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से प्राइस इन पेंडिंग ऑर्डर को लेके प्राइस रिवर्स करेगी, पुल बैक लेगी, ठीक है। तो वो अपन आगे जाएंगे, अभी अपन को इस पर फोकस नहीं करना। अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेंडिंग ऑर्डर्स किस वजह से होते हैं, उसके पीछे की क्या थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बेसिकली डिमांड जोन और सप्लाई जोन के ऊपर। डिमांड जोन में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और जो सेलिंग जोन है उसमें अपना सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। और पेंडिंग ऑर्डर होते कहाँ हैं एग्जैक्टली, वो होते हैं बेस कैंडल के एरिया में। ये जो बेस कैंडल दिख रही है आपको, इसके एरिया में एग्जैक्टली बेस कैंडल एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है वो भी अपन नेक्स्ट में देखिए। फिर अपन ने बात करी एक फैक्ट के बारे में कि अपन को जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदनी है उस प्राइस पे उस चीज़ का सेलर अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ी कि अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो उसका क्या इन डेप्थ एनालिसिस है, मतलब फील क्या आनी चाहिए। तो अपन को ये फील आनी चाहिए। अपन ने रेड कैंडल देखी, रेड कैंडल को देख के अपन को ये फील आनी चाहिए। देन आफ्टर अपन ने देखी कि ये एक नॉर्मल कैंडल है और ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। ये भी एक नॉर्मल कैंडल, ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कम है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इसमें डिफरेंस कम है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। तो इससे अपन को पता चलता है कि जितना ज़्यादा इम्बैलेंस होगा उतनी ज़्यादा कैंडल एक्साइटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो एग्जैक्टली एक्साइटिंग कैंडल होती है उसमें क्या होता है कि अपन को सिर्फ रेंज से मतलब नहीं है, अपन को एग्जैक्टली ये अपन को देखना होता है कि इम्बैलेंस कितना ज़्यादा हुआ है। इम्बैलेंस से ही अपन पता लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है जो भी कैंडल है। उसके बाद में आते हैं, कंपेयर किया अपन ने एक्साइटिंग कैंडल को बेस कैंडल से। तो अपन ने एक फार्मूला बना लिया कि मोर देन अगर 50% बेस पार्ट है
सॉरी बॉडी पार्ट जो है मोर देन 50% है तो वो एक्साइटिंग होगी, लेस देन 50% है तो वो बेस कैंडल मानी जाएगी। अब ये तो है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली अपन ने ये भी देखा था कि जो बेस कैंडल्स होती है उसकी रेंज में अगर एक्साइटिंग कैंडल जैसे लग भी रही है तो उसको भी अपन बेस कैंडल में इंक्लूड कर लेंगे। ये अपन ने प्रैक्टिकली देख लिया। उसके बाद में अपन ने कंक्लूड कर लिया बहुत सारी चीज़ें अभी तक जो भी पढ़ी थी। उसके बाद में ये अपन ने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें अपन ने देखा कि एग्जैक्टली बेस कैंडल और आसपास की कैंडल को कैसे कंपेयर करना है। उसके बाद में अपन ने देखा कि एग्जैक्टली जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो बेस कैंडल में होते हैं। तो वो बेस कैंडल का मतलब क्या है? बेस कैंडल का मतलब है बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हैं तो वो किसके होंगे ये पता चलेगा। उसके जो आगे बनने वाली कैंडल है वो ग्रीन है या रेड है। आफ्टर दैट that's it for today बिकॉज आज वैसे वीडियो आने वाला था नहीं, लेकिन कल भी नहीं आया था तो आज मैंने टाइम निकाल के वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना जो भी लोग पूरा वीडियो देखे हैं। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा जो देखे हैं पूरा। अगर किसी ने नहीं किया है, नया बंदा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और अपने जो भी दोस्त है बिगिनर्स है, स्टार्ट किए हैं जस्ट स्टॉक मार्केट या फिर बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड भी है तो उनको ये चीज़ भेज सकते हो। तो बोल सकता हूँ शेयर ठीक है। तो अपना टारगेट रहने वाला है 100 व्यूज़ जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, और 25 लाइक्स। देखते हैं वीडियो पे पूरा होता है या नहीं। लास्ट वीडियो पे तो आई थिंक हुआ नहीं था, लेकिन फर्स्ट वीडियो पे हो गया था, नोट्स वाले पे नहीं हुआ था। तो कमेंट में बताना कि इसके नोट्स भी क्या प्रोवाइड करने चाहिए कि नहीं, या फिर तुम लोग खुद बनाओगे खुद से और आफ्टर 30 डेज़ में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूँ। मेरा प्लान तो है कि मैं आफ्टर 30 डेज़ प्रोवाइड करूँ, बिकॉज अभी कंटिन्यू प्रोवाइड करूँगा तो तुम लोग बहुत आलसी हो जाओगे और तुम खुद से नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा ऑर्गेनाइज़ करेंगे चीज़ों को। जैसे आज अपन ऐसे अलग अलग नई चीज़ें बाद में बार अपन ऐड कर रहे थे कि इसके बाद ये, इसके बाद कल अपन ऑर्गेनाइज वे में पढ़ेंगे। पहले से प्री डिफाइंड रखेंगे टॉपिक्स कि ये टॉपिक्स अपन को कवर करने हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।